हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक लेकर जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बैच वाइज मैनेजमेंट, जिसमें हम बैच वाइज बैच नंबर भी डिटेल हम देखेंगे, साथ में एक प्रोडक्ट का एक्सपायर डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके ऊपर बेस करके ट्रैकिंग कैसे करते हैं, एजिंग एनालिसिस कैसे करते हैं, वो सब चीज़ आज हम इस क्लास में सीखेंगे। तो चले शुरू करते हैं हमारे क्लास। हम टैली ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले टैली में सबसे पहले मैं एक कंपनी मैंने ओपन कर रखा है इन्वेंट्री वाला, जिसके ऊपर हमने कल इन्वेंट्री देखे थे। इसी कंपनी में सपोज करो मुझे बैच वाइज डिटेल को एक्टिवेट करना है, वो कहाँ से होगा आप ये चीज़ देख लीजिए। F11 फॉर कंपनी फीचर आप लोगों को पता है, तो मैंने कीबोर्ड से F11 दबा दिया। F11 दबाते ही कंपनी फीचर ओपन हो गया। कंपनी फीचर से हम चले गए सीधा इन्वेंट्री फीचर के ऊपर। इन्वेंट्री फीचर में एक छोटा सा ऑप्शन है मेंटेन बैच वाइज डिटेल, आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर लीजिए। इसके नीचे नीचे ऑप्शन दिखा रखा है सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैच। अगर बैच के लिए आप एक्सपायरी डेट भी चाहते हो तो इस ऑप्शन को भी आप येस कर लीजिए। करने के बाद सेव करने के लिए Ctrl+A दबाइए, तो आपका इस कंपनी में बैच वाइज डिटेल मैनेज हो सकता है। कैसे? अब हम जाते हैं कोई एक स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम में क्रिएट में चले गए। सपोज कीजिए मैं एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मेडिसिन 1 रख दिया। अंडर ये मेडिसिन 1 नाम से एक मेडिसिन हम क्रिएट कर रहे हैं। देख लीजिए, अब मैंने कंपनी चेंज कर लिया। पहले मेरा कंपनी दूसरा था, अब मैंने कंपनी दूसरा ले लिया। मेडिसिन 1 मैंने यहाँ पर ले लिया अंडर प्राइमरी, ठीक है। कैटेगरी मैंने कुछ भी मेंटेन नहीं किया। यूनिट किस में है? सपोज कीजिए मैं पीस में रखना चाहता हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपका बैच वाइज डिटेल अभी तक नहीं आया, इसका मतलब इस कंपनी में अभी तक बैच वाइज डिटेल एक्टिवेटेड नहीं है। तो मुझे बैच वाइज डिटेल एक्टिवेट मैं यहीं से कर सकता हूँ, चाहो तो बाहर जाके भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से बैच वाइज डिटेल को एक्टिवेट कर लेता हूँ। F11 जाते देखिए ऑटोमेटिक इन्वेंट्री फीचर आ गया, क्योंकि मैं इन्वेंट्री ऑप्शन में था, है ना। तो जब हम इन्वेंट्री ऑप्शन में रहते हैं तो इन्वेंट्री फीचर ऑटोमेटिक आ जाता है जब आप F11 दबाते हैं। तो मेंटेन बैच वाइज डिटेल को आप एक्टिवेट कीजिए। इसके नीचे एक्सपायरी डेट फॉर बैच, इसको एक्टिवेट कीजिए। देखिए मैंने दूसरे कंपनी में एक्टिवेट किया था तो वहाँ एक्टिवेट था, इस कंपनी में एक्टिवेशन नहीं था, इसलिए यहाँ पर दिखा नहीं रहा है ना। तो इसको हमने एक्टिवेट कर दिए और सेव करने के लिए Ctrl+A दबा दिया। जब भी हम Ctrl+A दबाएंगे आप देखिए यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिखना शुरू हो गया, मेंटेन इन बैच। क्या आप इस मेडिसिन का स्टॉक बैच में मैनेज करना चाहते हैं? मैंने बोला हाँ बिल्कुल करना चाहता हूँ। येस करते ही आपको पूछ रहा है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या आप मैन्युफैक्चरिंग डेट भी ट्रैक करना चाहते हैं? मैंने बोल दिया हाँ। क्या आप एक्सपायरी डेट भी मैंने ट्रैक करना चाहते हैं? हमने बोल दिया हाँ। येस कर दिए। करने के बाद अब मैं इस आइटम का कुछ ओपनिंग स्टॉक एंटर करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका जो बैच नंबर पूछा जाता है या तो जब आप स्टॉक आइटम परचेज करते हैं तब पूछा जाता है, या तो आप बनाते हैं या फिर ओपनिंग स्टॉक एंटर करते हैं तो आपको ये पूछा जाता है। चलिए हम यहाँ पर कुछ ओपनिंग स्टॉक एंटर कर लेते हैं। हम यहाँ पर डाल दिए 100 पीसेस डाल देते हैं। गोडाउन अल्बर गोडाउन ले लेते हैं। एक बैच नंबर ले लिया 1 2 3, जिसका मैन्युफैक्चरिंग डेट मैंने डाल दिया 1/4/19, जो कि एक्सपायरी होगा 1/4/20 को। ऐसे हमारे पास 10 पीस है जिनका रेट है 150 रुपये पर पीस करके, ओके। नेक्स्ट अल्बर गोडाउन में 1 to 4 नाम का एक बैच नंबर डाल दिया, जिसका मैन्युफैक्चरिंग डेट मैंने 1/6/19 डाल दिया, एक्सपायरी डेट मैंने 1/6/20 डाल दिया। कितना पीस? 20 पीसेस। कितने रुपए करके? 160 रुपीज़ करके, ओके। मैं बिल्कुल सिंपल फिगर लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। नेक्स्ट अल्वर गोडाउन में मैं एक तीसरा स्टॉक ले लिया 1 to 6 बोल के, जिसका एक्सपायर्ड मैन्युफैक्चरिंग डेट मैंने 1/8/19, तो एक्सपायरी डेट हो जाएगा 1/8/20। ये मैंने दे दिया। कितना पीस है? मैंने बोला 30 पीस। इसका रेट कितना करके? 175 करके। एक और मैंने कर देता हूँ 130, ठीक है। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट मैंने कर दिया 1/12/19 और एक्सपायरी डेट कर देता हूँ 1/12/20। कितना पीस? 40 पीस। कितने रुपीज़ करके? सपोज कीजिए 180 रुपीज़ करके, ओके। ये मेरा स्टॉक डिटेल है जो मैंने एंटर कर दिया। अब ये बैच नंबर में जब मैंने एंटर किया स्टॉक को, उससे मेरा फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको रिपोर्टिंग में दिखाता हूँ। यहाँ से बाहर आ जाइए, बाहर आके सीधा चले जाइए डिस्प्ले से आप स्टॉक रिपोर्ट देखते हैं। अभी तो पता ही आपको ऑलरेडी स्टॉक समरी वगैरह है ना। स्टॉक समरी नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको कुछ स्पेशल रिपोर्ट दिखाता हूँ। पहले एक बार एक काम करते हैं, स्टॉक समरी आपको दिखाई देता हूँ। स्टॉक समरी में जाएंगे तो आपको स्टॉक का डिटेल दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। बैच नंबर वाइज आपको स्टॉक डिटेल दिखा रहा है कि कौन सी गोडाउन में कौन सी बैच का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है कि नहीं, यानी कितना स्टॉक रखा हुआ है। हम यहाँ से बाहर जाते हैं, हमें जो मेन चीज़ देखना है वो हम जाएंगे डिस्प्ले से हम जाएंगे इन्वेंट्री बुक्स में हम जाएंगे
एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट के ऊपर। ये रिपोर्ट मैं एक बार दोबारा आपको बताता हूँ कहाँ से आएगा, अब देख लीजिए एक बार। मैं गॉट में था, गॉट से आ गया सबसे पहले डिस्प्ले, डिस्प्ले से हम चले गए कहाँ पर, इन्वेंट्री बुक्स, इन्वेंट्री बुक्स में हम चले गए कहाँ पर, एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट। एंटर करेंगे, या से प्राइमरी क्लिक कर लीजिए, सारे आइटम आपको दिखाई दे रहा है। ऑल्ट F1 करेंगे तो आपको डिटेल दिखाई देगा। आप नीचे आ जाइए, बिल्कुल नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपका बैच वाइज स्टॉक डिटेल दिखाना शुरू कर दिया, और हर एक बैच का एक्सपायर डेट दिखा रहा है। ये जो पहला बैच है वो 1 अप्रैल 2020 को एक्सपायर होगा, ये 1 जून को, ये 1 अगस्त को, ये 1 दिसंबर को एक्सपायर होगा। अब हम एक काम करते हैं, बैच का एजिंग स्टाइल को चेंज कर लेते हैं। हम ऑल्ट S दबा के एजिंग स्टाइल को चेंज करके यहाँ पर हम एजिंग स्टाइल को ले सकते हैं परचेज डेट के ऊपर, एक्सपायर डेट के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग डेट के ऊपर, या एक्सपायर होने में जो दिन बचा हुआ है उसके ऊपर। मैंने टू बी एक्सपायर्ड वही ले लिया। लेते ही आपको देखो दिखना शुरू हो गया, ये जो पहला स्टॉक है ये एक्सपायर होने में, और ये दूसरा जो स्टॉक है ये दोनों एक्सपायर होने में 45 डेज बाकी है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 1 जून के हिसाब से रिपोर्ट दिखा रहा है। चलिए हम डेट को चेंज करते हैं, F2 करके मैंने बोला मुझे 1/4 का ही रिपोर्ट देखना है। तो ये देखिए, आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा 1/4 के हिसाब से ये जो स्टॉक था ये 1 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है। तो 1 अप्रैल को जब एक्सपायर हो रहा है और आज का डेट 1 अप्रैल है, तो इसका एक्सपायर होने में कितना दिन बचा हुआ है, आज का दिन। इसका मतलब ये लेस देन 45 डेज के अंदर कैटेगरी में ये रिपोर्ट दिखा रहा है। दूसरी स्टॉक एक्सपायर होगा 1 जून को, है कि नहीं, ये नीचे वाला 20 पीस वाला, और आज का डेट क्या है, 1 अप्रैल। तो यानी अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का वक्त है इसके अंदर, 3 महीने मतलब 90 दिन के आसपास। तो इसका जो रिपोर्टिंग देखो दिखा रहा है आपको, वो 45 to 90 डेज के ग्रुप में दिखा रहा है। सेम एज इट इज तीसरा स्टॉक में देखेंगे तो 90 to 180 डेज में। चौथा स्टॉक में आप जाएंगे तो 180 दिन से ऊपर दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि ये 1 दिसंबर को एक्सपायर होगा, और आज के हिसाब से इसको एक्सपायर होने में अभी 180 दिन से ऊपर बाकी है, इसीलिए ये इस ग्रुप के अंदर दिखा रहा है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक बार डेट चेंज कर लेता हूँ, मैं 1/4 की जगह आज का डेट मैं 2/4 कर लेता हूँ। ओह सॉरी, मैंने 2/4 कर लिया आज का डेट, है ना। अब 2/4 के हिसाब से अगर मैं देखूंगा, देखो ये वाला डेट अभी भी दिखा रहा है कि ये लेस देन 45 डेज बाकी है, जबकि मेरे हिसाब से ये बैच एक्सपायर हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि 1 अप्रैल इसका एक्सपायरी डेट था और आज का डेट 2 अप्रैल है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सपायर्ड हो चुका है। तो अगर मुझे वही स्टॉक को फाइंड करना है जो एक्सपायर हो चुका है, तो मैं कैसे देखूंगा। आप एक काम कीजिए, सीधा कीबोर्ड शॉर्टकट की Alt+B दबाइए, या फिर एक्सपायर्ड बैच इस ऑप्शन में क्लिक कीजिए। जब भी आप Alt+B दबाएंगे तो आपको सिर्फ वही स्टॉक दिखाएगा जो एक्सपायर्ड हो चुका है आज के डेट के हिसाब से। तो आपको दिखा रहा है 2 अप्रैल के हिसाब से आपके पास जो एक्सपायर्ड बैच है वो कौन सा है, ये 1 to 3 वाला बैच है जो एक्सपायर हो चुका है। अब यहाँ पर अगर दोबारा आप ऑल बैच करेंगे तो सारे बैच आपके सामने दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मैं डेट को दोबारा चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर डेट को 1/4 से 1/4 ही कर लेता हूँ ताकि मेरा रिपोर्ट यहाँ पर आ जाए। जिस तरीके से मैंने बैच को एंटर किया था आप लोग भी इसी तरीके से एंटर करना, ताकि आपका रिपोर्टिंग इसी तरीके से दिखे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएंगे। डेट्स ऐसे ही डालना जैसे मैंने एंटर किया था, है ना। और आपका कंपनी का जो फाइनेंशियल बिगिनिंग था वो 1/4/2020 ही रखना, और उसके हिसाब से आपको डेट एंटर करना पड़ेगा, ये आप देख लेना। ओके, अच्छा अब एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो ग्रुपिंग था वो कुछ इस तरीके से था, लेस देन 45 डेज, 45 to 90 डेज, 90 to 180 एंड ग्रेटर देन 180। अगर मुझे इसकी जगह लेस देन 30, 30 to 60, 60 to 90 इस हिसाब से मैं ग्रुपिंग करना चाहता था, मतलब इस हिसाब से मैं कैटेगराइज करना चाहता था, तो वो भी आप कर सकते हो। वो आप कैसे करोगे, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है F6 फॉर एजिंग पीरियड। कीबोर्ड से आप F6 दबाओ, यहाँ से आप एजिंग पीरियड को एनालाइज करके बोल सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया 0 से लेके 30 का कैटेगरी चाहिए, 30 से लेके 60 का कैटेगरी चाहिए, 60 से लेके 90 और अबव 90 मुझे और एक चाहिए, मान लीजिए। ओके कर दिया, तो इस हिसाब से आपको स्टॉक रिपोर्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। देखो ये लेस देन 30 वाला हो गया, ये 30 to 60, ये 60 to 90, ये ग्रेटर देन 90 वाला स्टॉक हो गया। इस तरीके से आप स्टॉक रिपोर्ट एनालाइज कर सकते हो। ये जो मैंने किया वो अभी बैच के हिसाब से था। मैं एक बात बार बार करके बता रहा हूँ, ये बैच नंबर आपका जब परचेज करते हैं तब लिया जाता है, या तो आप नया मैन्युफैक्चर करते हैं तो लिया जाता है। बट हम ना मैन्युफैक्चरिंग सीख चुके हैं ना अभी परचेज सीखा है, तो इस कारण से हमने इसको ओपनिंग स्टॉक के रूप में एंटर करके आपको दिखाया। अब भी इस ओपनिंग स्टॉक के रूप में आपको एंटर करना है इसको, और एंटर करके आप इसका रिपोर्ट देखना। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी रहा तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, या फिर आप हमारे सेंटर विजिट करके भी इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। ओके, जय हिंद, स्टे सेफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMIT। आज हम बात करेंगे कॉस्ट सेंटर लेके। आप लोग जानते हो कि सपोज करो एक कंपनी का 3 जगह पर ऑफिसेस है, एक अलवर, एक भिवाड़ी, एक जयपुर। ऐसे ही मान लो 2 सेल्स मैनेजर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, या फिर किसी का
ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है जिसमें मल्टीपल ट्रक्स हैं। इन ट्रकों का नंबर मैंने यहाँ पर 2 ट्रक आपको दिखा रखा है। सपोज करो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर के अगेंस्ट में अगर मैं जानना चाहता हूँ कि उस पर्टिकुलर सेंटर के अगेंस्ट में कितना इनकम है, कितना एक्सपेंस है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, या अगर मैं जानना चाहता हूँ क्या इस इंडिविजुअल के लिए हम एक कंपनी क्रिएट कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसके लिए इंडिविजुअल अलग से कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप एक चीज़ के बारे में जानते हैं तो। टैली में एक ऐसा फीचर है जिसके द्वारा आप इस मल्टीपल सेंटर का कॉस्ट एसर्टेन यानी लागत निर्धारण कर सकते हैं। जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में भी एक प्लेस हो सकता है, मे बी पर्सन हो सकता है, मे बी टाइम पीरियड हो सकता है, जिसके ऊपर बेस करके आप कॉस्ट यानी लागत का एसर्टेन यानी निर्धारण करना चाहेंगे, उसी को हम यहाँ पर कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। हम यहाँ पर 3 टाइप का कैटेगरी रखे हैं, एक तो ब्रांच टाइप, एक सेल्स मैनेजर टाइप, एक ट्रक नंबर। ऐसे ही इस कैटेगरी के अगेंस्ट में हमने कुछ कॉस्ट सेंटर भी बना रखा है, जैसे अलवर, भिवाड़ी, जयपुर, ये कॉस्ट सेंटर है। एक मिस्टर ए, मिस्टर बी सेल्स मैनेजर कैटेगरी के अंदर कॉस्ट सेंटर है। ट्रक नंबर में 2 ट्रक नंबर हमने लिख रखा है जो ट्रक नंबर के अगेंस्ट में कॉस्ट सेंटर है कि नहीं? तो मेनली आप समझ में आ गया होगा। अगर इंडिविजुअल किसी चीज के बारे में अगर मैं कॉस्ट एसर्टेन करना चाहता हूं तो उसका अलग से कंपनी क्रिएट ना करके हम उसी कंपनी में ये काम कर सकते हैं एक छोटा सा ऑप्शन के द्वारा जिसका नाम कॉस्ट सेंटर। आज हम इस क्लास में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें कॉस्ट सेंटर एंड मल्टी कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, उसका रिलेटेड एंट्रिया कैसे पास किया जाता है, कॉस्ट सेंटर का रिपोर्टिंग हम कैसे देखते हैं, नॉन रेवेन्यू आइटम से नॉन रेवेन्यू एंट्रीज के लिए हम कॉस्ट सेंटर को किस तरीके से कैलकुलेशन में लेते हैं, प्रीडिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम इस क्लास में लेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वाउचर एंट्री वाला कंपनी है, ये आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने वाउचर एंट्री के टाइम ये कंपनी यूज़ किया था, है कि नहीं? तो इसी कंपनी में हम काम करते हैं। इस कंपनी में मैं कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट करना चाहता हूँ। आप कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट कैसे करेंगे? सीधा F11 दबाइए। F11 मतलब आपको पता है कंपनी फीचर। कंपनी फीचर में आप अकाउंटिंग फीचर में चले जाइए। अकाउंटिंग फीचर में जाते ही आपको कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट नाम से एक ग्रुप दिखाई दे रहा है। इस ग्रुप के अंदर सेकंड ऑप्शन आप देखिए, मेंटेन कॉस्ट सेंटर बोल के एक ऑप्शन दिखा रखा है। ऊपर वाला ऑप्शन पेरोल के लिए, अभी हम पेरोल बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम कॉस्ट सेंटर लेके बात कर रहे हैं। तो अगर आप कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कीजिए। इसी के थर्ड ऑप्शन में आपको एक दिखाई देगा, देखो, मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, जो मेंटेन कॉस्ट सेंटर का सेकंड ऑप्शन है, मतलब सब कैटेगरी है। अगर आप एक से ज्यादा कॉस्ट कैटेगरी मैनेज करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को भी यस करना पड़ेगा। चलिए हम इस ऑप्शन को भी यस कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा कैटेगरी है। एंटर करके सेव करने के लिए हम Ctrl+A का शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं, तो हमारा ये सेटिंग सेव हो जाएगा, यानी जो फीचर्स हमने एक्टिवेट किए वो सेव हो गया। मेरे इस कंपनी के लिए एट प्रेजेंट मेरा कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट हो चुका है। कैसे पता? आप अगर एक बार मेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर जाइए। अगर आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो आपको कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर 2 नया ऑप्शन मिल गया, एक कॉस्ट कैटेगरी, एक कॉस्ट सेंटर, जो पहले नहीं था। हाँ बिल्कुल पहले नहीं था, क्योंकि आपने उस टाइम कॉस्ट सेंटर पहले एक्टिवेट नहीं कर रखे थे। तो जब तक कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ये फीचर आपके यहाँ पर दिखते नहीं है। अब हमने फीचर एक्टिवेट कर दिए तो ये ऑप्शंस भी आपको दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट कैटेगरीज को लेके। क्यों? अगर हम कैटेगरी नहीं बनाएंगे तो उसके अंदर कॉस्ट सेंटर क्रिएट नहीं हो सकता। तो चले जाते हैं कैटेगरीज के लिए। कॉस्ट कैटेगरी में एंटर करते हैं। देखो यहाँ पर डिस्प्ले ऑल्टर एक्टिवेटेड है, इसका मतलब कुछ पहले से बना हुआ है ना? तो हम देख लेते हैं क्या बना हुआ है। डिस्प्ले में एंटर करके देखते हैं। देखो यहाँ पर एक कैटेगरी जिसका नाम प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। यानी अगर हम कोई कैटेगरी क्रिएट भी नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक कैटेगरी के अंदर ही बाय डिफॉल्ट सारे एंट्रीज जाएगा जिसका नाम प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। तो मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट एक कैटेगरी पहले से ही बना हुआ है जिसका नाम प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। इसके अलावा मुझे और कोई कैटेगरी अगर बनाना है तो मैं वो कैटेगरी भी क्रिएट कर सकता हूं। तो एक कैटेगरी हमने पहले से ही देख ली है जिसका नाम प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, ये पहले से ही बना हुआ है। इसके अलावा और कोई कैटेगरी हमें बनाना है तो हम क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे? स्किप करके बाहर आ जाइए, क्रिएशन ऑप्शन के अंदर चले जाइए। क्रिएट में एंटर कर रहा हूँ
तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कॉस्ट सेंटर क्रिएशन विंडो आपके सामने आ गया। आप कैटेगरी क्रिएट कीजिए। सपोज कीजिए मैं मेरा एग्जांपल के हिसाब से 2 ही कैटेगरी लेके बात करता हूँ, एक तो ब्रांच ले लेता हूँ और एक सेल्स मैनेजर ले लेता हूँ। ओके, तो एक हमने ले लिया ब्रांच। यहाँ पर पूछ रहा है एलोकेट रेवेन्यू आइटम। क्या रेवेन्यू आइटम को आप एक्टिवेट करना चाहते हो, यानी रेवेन्यू एंट्रीज के लिए सिर्फ कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करो। अगर आप नॉन रेवेन्यू आइटम के लिए कॉस्ट सेंटर को लाना चाहते हो, यानी कॉस्ट कैटेगरी को यूज करना चाहते हो, तो इस ऑप्शन को येस कर सकते हो। आप चाहो तो दोनों का दोनों ऑप्शन को येस कर सकते हो, बट दोनों में से ध्यान रखना, दोनों को नो करोगे तो कॉस्ट सेंटर का कोई मायना नहीं रहेगा, इसी कारण से वो करने भी नहीं देगा। तो एटलीस्ट आपको एक ऑप्शन को येस करना पड़ेगा। तो चलो हम रेवेन्यू आइटम को येस करके चलते हैं। एक्सेप्ट कर दिए तो ब्रांच क्रिएट हो गया। अब मैं दूसरा कैटेगरी बना लेता हूं, सेल्स मैनेजर। इसमें भी मैं रेवेन्यू आइटम को येस करके रख रहा हूं। एक्सेप्ट कर दिया तो मेरा 2 कैटेगरी क्रिएट हो गया, एक सेल्स मैनेजर के नाम से और एक ब्रांच के नाम से। आप चाहो तो डिस्प्ले से ये चीज देख सकते हो, एक ब्रांच के नाम से क्रिएट हो गया, एक सेल्स मैनेजर के नाम से क्रिएट हो गया, है कि नहीं। अब जब कैटेगरी क्रिएट हो गया, अब हम इसके बाद इसी कैटेगरी के अंदर कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, हम बाहर आते हैं कॉस्ट कैटेगरी से। कॉस्ट कैटेगरी से जस्ट नीचे ही देखो कॉस्ट सेंटर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो कॉस्ट सेंटर में चले जाते हैं। कॉस्ट सेंटर में देखो डिस्प्ले ऑल्टर एक्टिवेटेड नहीं है, क्यों? बाय डिफॉल्ट कोई कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट तो होता है बट कोई कॉस्ट सेंटर क्रिएट नहीं होता, बिल्कुल सही। अब हम कॉस्ट सेंटर बनाने चाहते हैं तो क्रिएट में चले जाते हैं। अब ये पूछ रहा है कौन सी कैटेगरी के अंदर बनाना चाहते हो, तो ऊपर हमने एक कैटेगरी ले लिया ब्रांच। अब कॉस्ट सेंटर का नाम रखो। पहला कॉस्ट सेंटर है मेरा अल्वर, एंटर कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। दूसरा है मेरा भिवाड़ी। तीसरा कॉस्ट सेंटर है मेरा जयपुर। तीनों कॉस्ट सेंटर मैंने बना दिया जो अंडर ब्रांच था। अब मैं नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर बना रहा हूं जो है सेल्स मैनेजर के अंदर, तो ब्रांच को मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं बैक स्पेस देकर कैटेगरी चेंज करने जा रहा हूं और यहां पर जाकर सेल्स मैनेजर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सेल्स मैनेजर का नाम लिख दिया, एक तो मिस्टर ए, दूसरा नाम रख दिया मिस्टर बी। एक्सेप्ट कर दिया तो 2 कैटेगरी क्रिएट हो गया सेल्स मैनेजर के अंदर। बिल्कुल सही, आपने सही सुने हो। तो हमारा कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट हो चुका है, कॉस्ट कैटेगरी भी क्रिएट हो चुका है। अब हम कुछ एक्सपेंस और इनकम एंट्री पास करके देखते हैं कि वो कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में कैसे दिखाते हैं और किस तरीके से वो एंट्री होता है। चलो अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। हम एक रिसिप्ट वाउचर ले लेते हैं। आपको रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट की पता होगा, F6 फॉर रिसिप्ट, बिल्कुल सही। तो मैंने F6 दबा के रिसिप्ट वाउचर ले लिया। ऊपर मैंने लिया कैश के, कैश में मैं रिसीव कर रहा हूँ। क्या रिसीव कर रहा हूँ? सपोज करो मैं कमीशन रिसीव कर रहा हूँ अलवर ब्रांच के अगेंस्ट में 5,000 रुपए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कमीशन रिसीव, हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, एंटर देते हैं। देखो ये लेजर पहले से ही बना हुआ था, तो क्या इस लेजर के अगेंस्ट में मुझे कॉस्ट सेंटर को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा? देखते हैं हम। कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे तो किसी भी लेजर को या किसी भी पर्टिकुलर मास्टर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑनलाइन मॉडिफिकेशन। तो ऑनलाइन मॉडिफिकेशन का शॉर्टकट की आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल प्लस एंटर। कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे तो ऑनलाइन मॉडिफिकेशन का विंडो ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पर कमीशन रिसीव्ड अंडर इनडायरेक्ट इनकम और कॉस्ट सेंटर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो गया। मतलब अगर कोई एग्जिस्टिंग लेजर रहेगा उसके अगेंस्ट में कॉस्ट सेंटर पहले से ही एक्टिवेट रहेगा, आपको अलग से एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बट जब आप अपना नया कोई लेजर क्रिएट करेंगे उस टाइम आपको कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट करना पड़ेगा, वो भी हम दिखाएंगे आपको। अभी तो मैं कमीशन रिसीव लेके ही चल रहा हूँ। कितने रुपए? 5,000 रुपीज। एंटर कर रहा हूँ। जब भी एंटर करेंगे आप देखिए आपसे कुछ कैटेगरी डिटेल पूछा जा रहा है। हमने कैटेगरी बोल दिया कौन सा? ब्रांच। कौन सी ब्रांच के अगेंस्ट में रिसीव हुआ था? अलवर ब्रांच। तो मैंने अलवर ब्रांच को सिलेक्ट कर दिया। 5,000 हो गया तो मेरा पूरा डिटेल हो गया। कॉस्ट सेंटर एलोकेशन का काम कंप्लीट हो गया। सेल्स मैनेजर मुझे देना नहीं है तो ब्रांच का अब डिटेल यहाँ से हाइड भी हो चुका है। क्यों? ब्रांच के अगेंस्ट में पूरा कॉस्ट सेंटर डिटेल यानी कॉस्ट सेंटर एलोकेशन का काम अपने कर चुके हो, ठीक है नहीं। आप इसको एंड ऑफ लिस्ट कर दो और यहाँ से बाहर आ जाओ। आपका एंट्री क्रिएट हो गया है जो आपने एक कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में दिखाए। कौन सा कॉस्ट सेंटर था? अलवर ब्रांच के अगेंस्ट में था। सेम एज इट इज तरीके से सपोज करो मैं सैलरी पेड कर रहा हूँ और उसको मैं कॉस्ट सेंटर में दिखाना चाहता हूँ। कैसे दिखाएंगे? अब सैलरी पेमेंट कर रहा हूँ किसको, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो मैं मिस्टर ए ऑफ अलवर ब्रांच को 5,000 रुपीज सैलरी पेमेंट करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे? देखिए पेमेंट वाउचर के लिए हमने शॉर्टकट के लिए F5, तो ऊपर हमने कैश ले लिए पेमेंट वाउचर के लिए और नीचे हम लेना चाहते हैं सैलरी।
सैलरी लेजर भी हमारे पास पहले से ही बना हुआ है, और पहले से बना हुआ है तो कॉस्ट सेंटर इसके अगेंस्ट में ऑलरेडी एक्टिवेटेड है ना। कितने रुपए बोले थे हमने? 5,000 रुपए। एंटर करते हैं। एंटर करते ही देखो आपसे पूछ रहा है कैटेगरी कौन सा है। मैंने यहाँ पर कैटेगरी बोल दिया ब्रांच। कौन सी ब्रांच? अल्वर ब्रांच। 5,000 मेंटेन हो गया बिल्कुल। अब इसके साथ मैं और एक बात भी बताना चाहता हूँ कि सेल्स मैनेजर में मिस्टर ए में भी ये चीज दिखना चाहिए। तो हमने ब्रांच के साथ साथ दूसरा कैटेगरी ले लिया सेल्स मैनेजर। कौन सा? मिस्टर ए। कितना? 5,000 रुपए इनके नाम पे मैंने बोल दिया। अब आप अगर देखेंगे तो आपको लग सकता है कि 10,000 पेमेंट हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, पेमेंट 5,000 ही हो रहा है, बट इसको दोनों कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में दिखाया जा रहा है। एक तो अल्वर कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में, एक मिस्टर ए के एवज में। तो दोनों जगह ये रिपोर्ट आपको शो करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 10,000 का पेमेंट हो रहा है, पेमेंट 5,000 ही हो रहा है, बट दिखाया जा रहा है दोनों कॉस्ट सेंटर में। यानी आप अल्वर का रिपोर्ट देखेंगे तो भी आपको दिखाएगा, मिस्टर ए का रिपोर्ट देखेंगे तो भी आपको दिखाएगा, है कि नहीं। तो चलो ये हमने एंट्री पास कर दी है। अब इस तरीके से मैं और एक आपको रिसीव वाउचर करके दिखाता हूं। सपोज करो हम एक एंट्री और लेते हैं कि हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, और इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं हम 20,000 रुपए, जो हम अलग अलग कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में दिखाना चाहते हैं, अलग अलग ब्रांच के अगेंस्ट में। कैसे करेंगे? चलो हम F6 पर रिसीव वाउचर ले लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमारे पास रिसीव वाउचर आ जाए। कीबोर्ड से F6 दबाएंगे तो आपके सामने रिसीव वाउचर आ जाता है ना। तो यहाँ पर हमने कैश में रिसीव करा है। क्या रिसीव करा है? इंटरेस्ट रिसीव किया है। तो इंटरेस्ट रिसीव का लेजर तो मेरे पास बना हुआ नहीं है, तो हम इसको बनाते हैं। ऑल्ट सी करके ऑनलाइन क्रिएट करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड अंडर किस में आएगा? इनडायरेक्ट इनकम मान लो, तो हमने इनडायरेक्ट इनकम में दिखा दिया। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या इसके अगेंस्ट में कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल होगा। अगर आप इसको नो करके चलेंगे तो आपके कंपनी में चाहे कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट हो, इस लेजर के अगेंस्ट में कॉस्ट सेंटर ना होने की वजह से आपको इस एंट्री में कोई कॉस्ट सेंटर डिटेल पूछा नहीं जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर 20,000 रुपीज एंटर कर दिया। अब एंटर करने जा रहा हूँ, देखो अमाउंट पे चलेगा और एक्सेप्ट भी हो रहा है, बट इसमें अभी तक कोई कॉस्ट सेंटर पूछा नहीं गया। क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि इस लेजर के अगेंस्ट में कॉस्ट सेंटर हमने डीएक्टिवेट कर रखे हैं। तो चले आगे जाके हम कॉस्ट सेंटर को दोबारा मॉडिफाई कर लेते हैं, इस लेजर को, और कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे आपको पता है। कीबोर्ड से Ctrl+Enter दबाएंगे तो लेजर मॉडिफिकेशन विंडो ओपन हो जाएगा। यहां से हमने कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल इस ऑप्शन को येस कर दिया। ठीक है। अच्छा एक बात मैंने शायद आपको बताया नहीं था, ये आज अब मैं बता देता हूँ। आप जब ऑनलाइन क्रिएट करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस एंटर नहीं हो सकता, बट जब आप कोई लेजर को ऑनलाइन मॉडिफाई करते हैं, किसी मास्टर को ऑनलाइन मॉडिफाई करते हैं, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस एंटर करने का ऑप्शन आ जाता है। इसीलिए जब आप ऑनलाइन मॉडिफिकेशन में जाते हैं तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिखता है, बट क्रिएशन का टाइम ये चीज आपको दिखता नहीं है। एक्सेप्ट करते हैं तो देखो आपका इंटरेस्ट रिसीव का लेजर दिख रहा है 20,000 रुपीज के साथ। अब मैं जब भी एंटर करूंगा देखो आपसे अब कॉस्ट सेंटर पूछा जा रहा है, तो मैंने बोल दिया ब्रांच के अगेंस्ट में रिसीव हो रहा है। कौन सी ब्रांच? सपोज करो अल्वर ब्रांच के अगेंस्ट में मैंने बोल दिया 5,000 रुपए रिसीव हुआ है। नेक्स्ट हमने बोल दिया भिवाड़ी ब्रांच के अगेंस्ट में मान लो 8,000 रुपए रिसीव हुआ है, एंड बाकी रिमेनिंग जो रिसीव हुआ है वो जयपुर ब्रांच के अगेंस्ट में रिसीव हुआ है। तो इस तरीके से मैंने एलोकेशन बोल दिया, तो पूरा अमाउंट कंप्लीट एडजस्टमेंट हो चुका है। अब कोई बाकी हुई नहीं है, इसलिए आपको ब्रांच आप दिखाएगा नहीं। दूसरा कैटेगरी दिखा रहा है सेल्स मैनेजर। अगर आपको सेल्स मैनेजर में भी बोलना है तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हो। मुझे नहीं करना, तो मैंने इसको एंटर देके एंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये एलोकेशन बोलने का काम हो गया। अब मैं आपको ये जो कॉस्ट सेंटर मैंने अभी तक आपको करके दिखाया, इसका एक फायदा या इसका रिपोर्टिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिपोर्टिंग हम कहाँ से देखेंगे? हम स्किप करके बाहर आते हैं, चले जाते हैं सीधा डिस्प्ले मेन्यू के अंदर। डिस्प्ले से आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एंटर करते हैं। यहाँ पर कॉस्ट सेंटर में जाना है आपको। कॉस्ट सेंटर में जब भी आप एंटर करेंगे तो आपको दो टाइप का रिपोर्ट आपको देखने के लिए दिया जा सकता है, एक तो कैटेगरी समरी या कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। अगर आप कैटेगरी समरी में क्लिक करेंगे तो सभी कॉस्ट सेंटर का कैटेगरी वाइज रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, डेबिट मतलब आपका खर्चा होता है, क्रेडिट मतलब आपका इनकम होता है, और नेट एडजस्टेड बैलेंस डेबिट या क्रेडिट वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से बाहर आ जाइए। यहाँ पर कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में क्लिक करके इंडिविजुअल एक कॉस्ट सेंटर का रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे मैं अल्वर ब्रांच सिलेक्ट कर लिया तो अल्वर ब्रांच का रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें इनडायरेक्ट इनकम दिखाई दे रहा है 10,000 रुपीज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाई दे रहा है 5,000 रुपीज। 10,000 क्रेडिट में से 5,000 डेबिट हो गया तो नेट एडजस्टेड बैलेंस 5,000 रुपीज रह गया, जो आपको यहाँ पर नीचे 5,000 क्रेडिट बोल के दिखाई दे रहा है। अगर आप यहीं पर बैठे बैठे ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे ताकि डिटेल देख पाया, ऑल्ट प्लस F1 दबाते ही आपको लेजर वाइज डिटेल भी दिख जाएगा कि किस किस हेड से क्या क्या इनकम हुआ था और किस किस हेड में कितना कितना खर्चा हुआ था। यह आपका कॉस्ट सेंटर का ही फायदा हुआ।
कंपनी आपका सेम रहा, बट आपको इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल प्लेस, इंडिविजुअल टाइम पीरियड के अगेंस्ट में आप कॉल सेंटर रिपोर्ट को आराम से देख पा रहे हैं, ताकि आपको पता लग जाए इंडिविजुअल ब्रांच में या इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में किस तरीके से काम हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है। इसी कारण से मेनली हम लोग इस कॉस्ट सेंटर का डिस्कशन करते हैं या कॉस्ट सेंटर को काम में लेते हैं। ओके, आपको अगर ये समझ में आ गया तो अब हम एक नेक्स्ट ऑप्शन में जा रहे हैं। तो इसमें तो शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम जो बात करेंगे, अभी तक जो हमने कॉस्ट सेंटर देख रहे थे वो रेवेन्यू आइटम के अगेंस्ट में था। अगर मुझे नॉन रेवेन्यू आइटम के अगेंस्ट में कॉस्ट सेंटर चाहिए तो सपोज करो मैं एक फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ अल्बर्ट ब्रांच के अगेंस्ट में, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में गए, S7 फॉर जर्नल वाउचर मैंने ले लिया है ना, और यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंटर करते हैं और देख भी लेते हैं फर्नीचर में कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट है क्या। चलो फर्नीचर में कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट कर दिया। सेव करने के लिए Ctrl+A। कितने रुपए का फर्नीचर था? सपोज 5000 रुपीज का फर्नीचर था। कॉस्ट सेंटर में गए तो देखो यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी दिखा रहा है, बाकी जो 2 कैटेगरी था ब्रांच और सेल्स मैनेजर वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। बता सकते हो क्यों नहीं दे रहा है? हाँ बिल्कुल सही, आप लोगों ने सही समझे हो। जब हमने कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट किए थे वहां पर हमसे पूछा गया था कि आप रेवेन्यू आइटम के लिए कॉस्ट कैटेगरी को यूज करना चाहते हैं या नॉन रेवेन्यू के लिए, तो हमने रेवेन्यू के लिए ऑप्शन को लिए थे, नॉन रेवेन्यू को हमने लिए नहीं थे। अब ब्रांच में जाइए, देखिए यहाँ पर रेवेन्यू आइटम को येस था बट नॉन रेवेन्यू को हमने नो कर रखे थे। चले अब हम नॉन रेवेन्यू आइटम को येस कर लेते हैं। सेव करने के लिए Ctrl+ है। अच्छा ध्यान से, मैंने सिर्फ ब्रांच के अगेंस्ट में एक्टिवेट किया, सेल्स मैनेजर के अगेंस्ट में एक्टिवेट नहीं किया है। एक्सेप्ट कर देते। अब बाहर आ जाते हैं आपके एंट्री पास करने के लिए। अकाउंटिंग वाउचर, S7 फॉर जर्नल वाउचर आपके सामने ऑलरेडी आ रखा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हमने ले लिए, कितने रुपए? 5000 रुपीज। ठीक है, कैटेगरी कौन सा है? ब्रांच। देखो अब यहाँ पर ब्रांच तो दिखाई दे रहा है बट सेल्स मैनेजर अभी भी नहीं दिख रहा है, क्यों? आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलो ब्रांच के अगेंस्ट में मैंने बोल दिया, कौन सी ब्रांच? अल्बर्ट ब्रांच के अगेंस्ट में 5000 रुपये मैंने दिखा दिया। एक्सेप्ट कर दिया। 2 किससे परचेज हुआ है? अगर कैश में हुआ है तो कैश, पार्टी से हुआ है तो पार्टी का नाम आप डाल के एंट्री कर दीजिए। अगर रेफरेंस नंबर देना चाहते हैं तो न्यू रेफरेंस डाल दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। आप यहाँ पर एंट्री पास हो जाएगा आपका। और अभी जो आपने एंट्री पास किए वो किसके अगेंस्ट में हुआ? आपने देख लिए नॉन रेवेन्यू टाइप का एंट्रीज के लिए आपने कॉस्ट सेंटर को भी एलोकेशन करके दिखाया। बिल्कुल सही, आपने सही सुने। तो आपका रेवेन्यू आइटम भी हो गया, नॉन रेवेन्यू आइटम भी हो गया। अब हम इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक छोटा सा और टॉपिक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन। ये प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन क्या होता है? सपोज करो मेरा 3 ब्रांच था, अलवर, भिवाड़ी, जयपुर, है कि नहीं। तीनों ब्रांच के अगेंस्ट में अगर मैं कोई खर्चा करता हूं तो एक पर्टिकुलर रेशियो में मैं उनको डिवाइड करता हूं। कैसे पर्टिकुलर रेशियो? तो ये है हमारा कुछ एलोकेशन का स्टाइल। हम जब भी कोई खर्चा करेंगे तीनों ब्रांच के अगेंस्ट में, वो इस अनुपात में यानी इस रेशियो में डिवाइड हो जाना चाहिए। एक्सपेंस एलोकेशन इस क्लास का नाम है, जो ब्रांच के ऊपर एलोकेट हो रहा है। इसमें अल्बर्ट ब्रांच ले रहा है खर्चे का 25%, भिवाड़ी ब्रांच 35%, जयपुर ब्रांच 40%। इस तरीके से मैं एलोकेशन करना चाहता हूँ। ये कैसे होगा वही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। चलो अब टैली में चलते हैं। प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन को पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो हम कहाँ से करेंगे? F11 फॉर कंपनी फीचर। यहाँ से हम आ जाते हैं अकाउंटिंग फीचर में। अकाउंटिंग फीचर में जब हम जाएंगे, यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी के जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन दिखने को मिल रहा है, यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजेक्शंस। इस ऑप्शन को आप येस करिए। जब भी आप इसको येस करेंगे आपसे वही डिटेल पूछा जाएगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहा था। सबसे ऊपर पूछा है आपसे क्लास नेम, मतलब इस एक्सपेंस एलोकेशन जो आप क्रिएट कर रहे हो उसका नाम क्या है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने नाम रख दिया एक्सपेंस एलोकेशन। एंटर करती पूछ रहा है कौन सी कैटेगरी के अगेंस्ट में, मैंने बोला ब्रांच के अगेंस्ट में। कौन सी ब्रांच? अल्बर्ट ब्रांच। कितना परसेंट था? 25%। भिवाड़ी ब्रांच कितना था? 35%। रिमेनिंग जयपुर ब्रांच था 40%। 100% एलोकेशन कंप्लीट हो गया। एक्सेप्ट कर दीजिए तो आपका ये एक्सपेंस एलोकेशन क्रिएट हो चुका है। अब इसका फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बाहर जाइए, सपोज कीजिए मैं तीनों ब्रांच के अगेंस्ट में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर रहा हूँ। कितने रुपए? मान लीजिए 11,756 रुपए का।
और मैं चाहता हूँ वो उसी रेशियो में डिवाइड हो जाए और रेशियो मुझे बताना ना पड़े। कैसे होगा? वही काम मैंने प्री डिफाइन कॉस्ट सेंटर के द्वारा आपको दिखाना चाह रहा था। अकाउंटिंग वाउचर में गए और पेमेंट करने के लिए F5 ले लिया। ऊपर कॉस्ट सेंटर क्लास का नाम आपसे पूछा जाए, मैंने क्लास का नाम ले लिया एक्सपेंस एलोकेशन। कैश में मैं पेमेंट कर रहा हूँ और क्या पेमेंट कर रहा हूँ? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ऑल्ट सी करके मैंने एक लेजर बना दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अंडर किस में होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, अगर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल है, बिल्कुल है, तो इसको येस करना है। येस करके एक्सेप्ट करिए और अमाउंट आप एंटर कर दीजिए। कितना बोला था? 11,256 रुपीज एंटर कर दिए और एक्सेप्ट कर दिए। देखिए आपको कहीं भी यहाँ पर एक्सपेंस के कॉस्ट सेंटर अगेंस्ट में कोई एलोकेशन आपसे पूछा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि एलोकेशन नहीं हुआ, एलोकेशन ऑटोमेटिक हो चुका है। कैसे बताते हैं? एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और दोबारा पेज अप करके उसी एंट्री में जाइए। पेज अप करते आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि वो एक्सपेंस ऑटोमेटिक एलोकेशन हो चुका है ब्रांच के अगेंस्ट में, उस रेशियो में जो रेशियो आपने एक्सपेंस एलोकेशन स्टाइल में बताए थे। ये था आपका प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन का फायदा। अच्छा एक बात और, सपोज कीजिए जब आपने पेज अप किए और आपको ये कॉस्ट सेंटर डिटेल शो नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर एक ऑप्शन मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन आपका डीएक्टिवेटेड है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? F12 में जाएंगे तो F12 के अंदर एक ऑप्शन है शो कॉस्ट सेंटर डिटेल बोल के। यहाँ पर नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी विंडो में पूरा नहीं आ पा रहा है। देखो आपको यहाँ पर बता रहा है प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शन। तो दोबारा आप F12 दबाइए तो आपको ऑप्शन दोबारा एक्सटेंड हो जाएगा। इसमें जनरल ऑप्शन के अंदर आपको दिख रहा है शो कॉस्ट सेंटर डिटेल बोल के एक ऑप्शन है जो अभी एक्टिवेटेड है, इस कारण से आपको कॉस्ट सेंटर डिटेल दिख रहा था। अगर मैं इस ऑप्शन को नो कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा तो देखो आपका कॉस्ट सेंटर डिटेल गायब हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि यहाँ पर कॉस्ट सेंटर डिटेल ना दिखाने के पीछे रीजन क्या है। फिर आप दोबारा से अगर आप देखना चाहते हैं, दोबारा से आप F12 में जाइए, जाके इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर लीजिए। जब आप एक्टिवेट करेंगे दोबारा से आपको वो कॉस्ट सेंटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये था आपका कॉस्ट सेंटर रिलेटेड पूरा क्लास। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है आप हमारे नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं या तो आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।